हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुपर 30 क्लासेस वेवर में। बात करेंगे रेड डाटा बुक की। और रेड डाटा बुक की बात करेंगे तो विश्व संरक्षण संघ वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन जिसे पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ आयु IUCN के नाम से जाना जाता है था। ICUN IUCN का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ होता है। IUCN एक सूची जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है, जिसमें संकटापन्न जीवों की प्रजातियों के प्रकार तथा उन प्रजातियों का वर्णन किया जाता है जो कि विलोपन के खतरे से गुजर रही हैं। रेड डाटा बुक में प्रकाशित जातियों का थ्रेडेंट जाति का नाम दिया गया। IUCN के 3 वर्ग संकटापन्न, शुभोदय एवं दुर्लभ प्रजाति थ्रेटेंड जातियों के अंतर्गत आते हैं। वे चीज़ें जिनसे पिछली संस्कृति या कल्चर के बारे में पता चलता है। पुस्तक की तरह ही पुरानी इमारतें, दस्तावेज, सिक्के, चित्र भी हमें समय में पीछे जाने और उसे समझने का अवसर देते हैं। दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स। दस्तावेज लिखित होते हैं, उन्हें पढ़कर बीते समय के बारे में जान सकते हैं, उस समय के समाज और उनके रहन सहन और भाषा को जान पाते हैं। चित्र पेंटिंग्स। पुराने चित्रों और मूर्तियों को देखकर उस समय की कला विकास को जान सकते हैं। इमारतें बिल्डिंग्स। इमारतों की बनावट, सामग्री, निर्माण के तरीके से उस समय के विकास को समझा जा सकता है। सिक्के कॉइन्स। पुराने सिक्कों से उस समय के बारे में व्यापार के लेन देन के तरीकों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात करेंगे जनजातियों की। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थीं। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करते हैं। पंजाब में 13वीं और 14वीं सदी के दौरान खोकर जनजाति बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में घक्कर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उत्तर पश्चिम में बलोच एक विशाल शक्तिशाली जनजाति थी। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। भारत के जम्मू और कश्मीर में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश राज्य भी इसमें शामिल हैं। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम राज्य शामिल हैं। बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियां मुंडा और संथाल थे। ये जनजातियां उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली, वेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। आवास की बात करेंगे
किसी जीव का वह परिवेश जिसमें वह अपना जीवन यापन करता है, वह परिवेश उस जीव का आवास कहलाता है। सभी जीवों का अपना अपना आवास स्थल होता है। जीव जंतुओं का आवास अलग होता है तथा मनुष्य का आवास अलग अलग होता है। विभिन्न प्रकार के मानव आवास। मिट्टी के घर। इन घरों की दीवार मोटी होती है ताकि गर्मी अंदर न आ सके। इस प्रकार के घर की छतें झाड़ियों तथा छप्पर की बनी होती हैं। बांस बांस लकड़ी के घर। इस प्रकार के घर उसी क्षेत्र में बनाए जाते हैं जहां अत्यधिक वर्षा होती है। इस प्रकार के घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। भारत के असम राज्य में बांस के घर के देखने को मिलते हैं। ईंट का घर। इस प्रकार के घर जनसंख्या वाहन क्षमता क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत के मैदानी इलाकों में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। इग्लू। ये उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र के टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली एस्किमो जनजातियों का आवास है। एस्किमो लोग हड्डी, खाल तथा बर्फ के सख्त टुकड़ों को जोड़कर इग्लू नामक गुंबदनुमा मकान बनाते हैं। शीतकाल के कड़ाकेदार ठंड इन मकानों की मजबूती बढ़ाती है। इग्लू के अंदर की तरफ दीवारों तथा फ्लोर पर सील मछली की खाल लगाई जाती है। इससे ये मकान अंदर से गर्म बने रहते हैं। दीवार पर खाल के मध्य रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। इस रिक्त स्थान में ठंडी हवा की उपस्थिति होती है। इससे इग्लू के आंतरिक गर्मी से बर्फ से बनी दीवारें पिघलती नहीं। इग्लू में गर्मी व रोशनी बनाए रखने के लिए सील मछली की चर्बी जलाई जाती है। इग्लू में एक छोटा द्वार होता है। इस द्वार का प्रयोग लेटकर अंदर बाहर आने में किया जाता है। टेंट। यह लोगों का स्थायी निवास घर होता है। यह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ों से बनता है। हाउस बोट। यह लकड़ी से बना घर होता है जो पानी के ऊपर तैरता रहता है। इनकी छतों पर सुंदर नक्काशी की गई होती है। इस प्रकार के घर पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करते हैं। ये घर कश्मीर और केरल में देखने को मिलते हैं। कारवा। कैरेवैन। यह पहियों पर एक घर होता है। यह एक प्रकार का ट्रोलर है जिसे एक गाड़ी से खींचा जाता है और जिसमें रहने की सुविधा होती है। कुछ लोग कारवा में पर्यटन, कैंपिंग या स्थायी आवास के लिए रहते हैं। पिग्मी जाति। पिग्मी जाति के आवास पिग्मी शिकार पर निर्भर रहते हैं अतः स्थायी रूप से घर बनाकर नहीं रहते। पिग्मी जंगली जीवों से सुरक्षा की दृष्टि से अपनी झोपड़ियों वृक्षों पर बनाते हैं। इनकी झोपड़ियां मधुमक्खी के छत्तों की तरह गोल बनाई जाती हैं। झोपा। शुष्क भाग पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में बने घर होते हैं। पड़वा। राजस्थान में मरुस्थल में पाए जाने वाले पड़वा की दीवारें प्रायः धूप में सुखाई मिट्टी की ईंट से बनाते हैं और केलू खपरेल से ढलवा छत्र बनाते हैं। टापरी या टपरी व डगला राजस्थान के आदिवासियों का सामान्य घर है। भाकर का ढांचा राजस्थान की गिरासिया जनजाति का घर। मुंसा उत्तराखंड के भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास। मैत उत्तराखंड के भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास। ट्यूलिप एस्किमो लोगों के चमड़े के बने तंबू जो उन्हें ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। ये घर कैरिबो तथा ध्रुवीय भालू की खाल के बने होते हैं। किस्ताऊ कजाकिस्तान की किर्गिज जाति के आवास स्थान होते हैं जो घास से बने होते हैं। किर्गिज इसमें शीत ऋतु में निवास करते हैं। युता
युता किर्गिज का कालमुख व कजाक जाति के ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। ये चमड़े के बने तंबू होते हैं। ये ऊनी नमदे से भी बनाए जाते हैं। कू भील जनजाति के आवास जो आयताकार होते हैं। इनकी दीवारें बांस या पत्थर की बनी होती हैं। फर्श मिट्टी या पत्थर की छत खपरेल या घास फूस की होती है। बंगाल ओराक व कातोम ओराक संथाल जनजाति के आवास गृह। क्रॉल क्रॉल दक्षिण अफ्रीका में बंटू और नाटाल की में जुलू जनजाति के पूर्वी अफ्रीका में मसाई जनजाति के लोगों द्वारा बनाई गई घास की झोपड़ियाँ को कहते हैं। तिपी रॉकी पर्वत के पूर्वी भागों में रेड इंडियन लोगों द्वारा बिसन बैल के चमड़े से लंबे बांसों से बनाए गए शंक्वाकार तंबू ये पोर्टेबल होते हैं। अर्श भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के निवास करने वाली आदिम जनजाति के लंबे बड़े ढोल की आकृति के घर होते हैं। खाई मास अरब व सहारा के बदू जाति के लोगों के तंबू होते हैं। जीव जंतुओं का आवास जीव जंतुओं के आवास प्रकृति पर निर्भर करते हैं। कुछ जीव जंतु व पक्षी अपना आवास पेड़ पर झाड़ियों में बनाते हैं, तो कुछ जमीन में बिल बनाकर बाह्य वातावरण से अपना बचाव करते हैं। कई बड़े जंगली पशु जंगलों एवं पर्वतों में बनी प्राकृतिक गुफाओं में मांद में रहते हैं। आवास के प्रकार स्थलीय आवास स्थल पर रहने वाले सभी जीवों का आवास स्थलीय आवास टेरिटोरियल हैबिटेट कहलाता है। इसमें कई प्रकार के आवास शामिल किए जाते हैं। वनीय आवास में जंतु एवं पेड़ पौधे दोनों पाए जाते हैं जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। सभी प्रकार के जंगली जानवर एवं वनस्पति इस प्रकार के आवास में रहते हैं। आगे बात करेंगे घास खूपियाँ घास भूमियाँ। यहाँ लंबी व मोटी घास अधिक मात्रा में उगती है। यहाँ के मुख्य जानवरों में जेब्रा जिराफ हाथी गजेला हिरण आदि होते हैं। प्रमुख घास भूमियों के उदाहरण हैं सवाना प्रेयरीज डाउन्स स्टेपी मीडोज लानोस पम्पास ग्रास चाको आदि। मरुस्थलीय आवास डिजर्ट हैबिटेट मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है और तापमान बहुत अधिक होता है। यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं में ऊँट सांप कंगारू चूहे आदि तथा वनस्पति में कांटेदार व मोटी पत्ती वाले पेड़ पौधे मिलते हैं। पहाड़ी आवासों में याक भालू पहाड़ी बकरियाँ आदि मिलते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर में अत्यधिक बर्फ जमी रहती है, अतः यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं के शरीर पर फर होते हैं तथा चर्म के अंदर वसा की मोटी परत होती है जो सर्दी से सुरक्षा करने के साथ साथ भोजन संरक्षित करने का कार्य भी करती है। यह ध्रुवीय भालू रेनडियर आर्कटिक लोमड़ी सील स्नो गूज आर्कटिक भेड़िया खरगोश बॉल्ट ईगल आदि जानवर मिलते हैं। जलीय आवास ताज़ा जलीय आवास नदियाँ नदी जल झीलें तालाब झरने आदि। इनमें मछलियाँ केकड़े मगरमच्छ टेडपोल मेढक कैटफिश सर्फ ड्रैगन फ्लाई आदि जंतु पाए जाते हैं। समुद्री आवास कौन कौन से हैं? समुद्री पानी में मछली व्हेल डॉग फिश स्टार फिश जेली फिश ऑक्टोपस शार्क मछली व्हेल मछली समुद्री घोड़ा समुद्री ड्रैगन समुद्री कछुआ मगरमच्छ समुद्री सांप आदि जीव जंतु मिलते हैं। तटवर्ती आवास इन क्षेत्रों में समुद्री जल एवं नदियों द्वारा लाए गए ताज़ा जल का मिश्रण मिलता है, अतः यह मैंग्रोव प्रकार की वनस्पतियों की बहुलता रहती है। बिल कुछ जंतु धरती में बिल बनाकर रहते हैं जैसे चूहा सांप खरगोश चींटी आदि। घोंसला कुछ पक्षी पेड़ों पर या घरों में घोंसला बनाकर रहते हैं जैसे वया बुलबुल खटबोड़वा चिड़िया कबूतर आदि। गिलहरी पेड़ की कोटर में रहती है। मांद या गुफा शेर भेड़िए लोमड़ी बाघ भालू आदि मांद या गुफा में रहते हैं।
कैनल की बात करेंगे तो कुत्तों का आवास होता है कैनल। पेड़ की शाखाएं बंदर, चील, कौवा, टिड्डा आदि पेड़ की शाखाओं पर रहते हैं। छत्ता छत्ता मधुमक्खी, बिर्र, बर्र, ततैया आदि छत्ते में रहते हैं। छप्पर या बाड़ा गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पालतू जानवरों के लिए बनाया जाता है। बिल बिल क्या होता है? बिल खरगोश का घर होता है। स्तबल घोड़ा का। पेड़ की कोटर कंगारू और मुर्गी खाना दड़वा उसे बोलते हैं मुर्गी का घर। कैटरी केस बिल्ली का घर होता है। वस्त्र वस्त्र क्या होते हैं? वस्त्र वस्त्र की मैं बात करता हूँ तो वस्त्र रेशे फाइबर से तागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास आ जाते हैं और तांगा बन जाता है। तांगे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बधाई हैं। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी इनके तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु भी कहते हैं। जैसे रुई तथा जूट पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं का उदाहरण है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तन ऊन से प्राप्त होती है और इसे खरगोश, याक, ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम के कीट कोकून सिल्कवॉर्म से खींचा जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता है। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जाता है। इसे संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। एलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। जैसे मौसम के अनुसार पहने जाने वाले वस्त्र। गर्मी में पहने जाने वाले वस्त्र कौन से? गर्मी में हल्के रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। हल्के रंग के वस्त्र ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं जिससे हमें कम गर्मी लगती है। गर्मी में सूती वस्त्र पहने जाते हैं क्योंकि गर्मी में शरीर से अधिक पसीना निकलता है। सूती वस्त्र पसीने के अधिकांश भाग को सोख लेते हैं जिससे शरीर को ठंडक प्रदान होती है। ऊनी सिंथेटिक कपड़ों में हवा रुक जाती है जबकि सूती कपड़ों में बारीक छिद्र होते हैं और उनमें से हवा आती जाती है। गर्मी में सफ़ेद रंग के सूती कपड़े पहनना अच्छा रहता है क्योंकि सफ़ेद रंग सूर्य के प्रकाश का अधिकांश भाग परिवर्तित कर देता है जबकि गहरे रंग या काले रंग के कपड़े सूर्य के प्रकाश को अपने समाहित कर लेता है। इसीलिए सफ़ेद रंग के कपड़ों में गर्मी कम तथा काले रंग के कपड़ों में गर्मी अधिक लगती है। सर्दी में पहने जाने वाले वस्त्र। सर्दी में गहरे रंग के वस्त्र पहने जाते हैं क्योंकि ये ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। ऊनी तथा रेशमी वस्त्र पहने जाते हैं क्योंकि ये भी ऊष्मा अवशोषित कर लेते हैं। ऊनी कपड़े, रेशमी वस्त्र, गहरे वस्त्र ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। ऊन ऊष्मा की कुचालक है तथा इसे रेशों के बीच बहुत सारी हवा बसी होती है। ऊन के वस्त्र और शरीर के बीच वायु की परत होने के कारण भी शरीर से ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती। वर्षा ऋतु में पहने जाने वाले वस्त्र। रेनी सीजन क्लॉथ। बारिश के मौसम में सिंथेटिक कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि वे जल्दी सूख जाते हैं। सिंथेटिक कपड़ों में पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, रेयॉन, डेक्रॉन आदि शामिल हैं।
नायलॉन कृत्रिम पॉलीमरों का सामूहिक नाम है। यह एक रेशमी थर्मोप्लास्टिक सामग्री होती है जिसे रेशों, परतों और अन्य आकारों में ढाला जाता है। रेशम तथा नायलॉन के वस्त्र बहुत जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए वर्षा के दिनों में इन वस्तुओं से बने वस्त्र पहने जाते हैं। राज्यों के आधार पर वस्त्र। जम्मू कश्मीर में फिरन। यह जम्मू कश्मीर राज्यों के पुरुषों तथा महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला ढीला ढाला चोंगा होता है, जिसे फिरन कहते हैं। तरंगा। यह जम्मू कश्मीर राज्य की महिलाओं के द्वारा सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र होता है। कौन? तरंगा। बुर्गा क्या होता है? बुर्गा यह जम्मू कश्मीर राज्य की महिलाओं का वस्त्र होता है, इसे बोलते हैं बुर्गा। पठानी सूट की बात करेंगे तो पठानी सूट जम्मू कश्मीर राज्य के पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला सूट को पठानी सूट कहते हैं। अब बात करेंगे कछावा। कछावा एक टोपी होती है जो जम्मू कश्मीर के पुरुष एवं महिलाओं के द्वारा फिरन के साथ पहनी जाती है। फिरन के साथ पहनी जाती है। फिरन के साथ पहनी जाती है। लद्दाख की बात करेंगे। लद्दाख। गोचा एक वस्त्र है जो भेड़ की खाल से बनाया जाता है। गोचा एक वस्त्र है जो भेड़ की खाल से बना होता है, जिसे लद्दाख के पुरुष गले में पहनते हैं। कुंटोक लद्दाख की महिलाओं का वस्त्र है। कुंटोक। हिमाचल प्रदेश। लौनचारी। यह हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का वस्त्र है। लौनचारी। सुथान। यह एक प्रकार का पुरुषों का पैजामा है जो सूती का बना होता है। किरा हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का वस्त्र है। किरा महिलाएं इसके कमर में बेल्ट की तरह बांधी रहती हैं। किरा। रिगियो यह हिमाचल प्रदेश के पुरुषों का वस्त्र है। रिगियो एक लंबा उनका बना कोट होता है। राहिंदे यह हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का ही वस्त्र होता है, इसे सिर पर पहना जाता है। टीपांग यह हिमाचल प्रदेश के पुरुष का वस्त्र है। यह एक प्रकार का टोपी होता है, टीपांग बोलते हैं। और गद्यांग यह पुरुषों का वस्त्र है जो कमर में पहना जाता है। रिगियू यह हिमाचल प्रदेश के पुरुषों का वस्त्र है जो रिगियू एक लंबा बना कोट होता है। होजुक यह हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का वस्त्र है। होजुक हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का वस्त्र है। केरल राज्य में ज्यादातर सफेद रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। मुंडूम चेरियात यह केरल राज्य के पुरुषों का वस्त्र होता है। मुंडूम चेरियातुम यह केरल के राज्य की महिलाओं का वस्त्र है। यह केरल राज्य की महिलाओं का वस्त्र है। मिजोरम। पुआन क्या है? पुआन यह मिजोरम राज्य के पुरुषों का वस्त्र होता है। पुआन चेई या मिजोरम राज्य की महिलाओं का वस्त्र होता है। जापी लुकुम मिजोरम राज्य के लोग एक प्रकार की टोपी पहनते हैं जिसे जापी लुकुम कहा जाता है। बात करेंगे नागालैंड की। किल्ट नागालैंड के लोगों के द्वारा काले रंग का वस्त्र पहना जाता है जिसे किल्ट कहते हैं। लिंगपेशु नागालैंड के लोगों के द्वारा गहरे नीले रंग का वस्त्र पहना जाता है जिसे लिंगपेशु कहते हैं। असम किसे कहते हैं? असम में क्या होता है? असम में मितु यह पुरुषों का वस्त्र होता है। मुंडा यह महिलाओं का वस्त्र होता है। रिनसासो असम राज्य के पुरुषों के द्वारा गले में पहने जाने वाले स्कार को रिनसासो कहते हैं।
झारखंड भागवान भागवान यह झारखंड राज्य के पुरुषों का वस्त्र होता है। पाची परहान यह झारखंड राज्य की महिलाओं का वस्त्र है। अरुणाचल प्रदेश क्या है? मुकाक यह अरुणाचल प्रदेश के पुरुषों का वस्त्र है। मुकाइक्स मुकाइक्स यह अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं का वस्त्र है। मुकाइक्स मुकाइक्स त्रिपुरा 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 में रिकट गमछा इसे त्रिपुरा राज्य का पुरुष पहनते हैं। रिगनाई यह त्रिपुरा राज्य की महिलाओं का वस्त्र है। रिगनाई पंजाब में क्या करते हैं? फुलकारी यह एक शॉल होता है। सरारा लांचा यह पंजाबी महिलाओं का वस्त्र है। और तांबा या तहमद यह पंजाबी की पुरुषों की धोती होती है। लक्षद्वीप कांची यह लक्षद्वीप राज्य के महिला का वस्त्र होता है। थाटम यह महिलाओं के द्वारा सिर पर पहने वाला स्कार्फ होता है। मणिपुर खामेन चामटा यह मणिपुर राज्य के पुरुषों की धोती होती है। फेनेक यह महिला का वस्त्र होता है। सिक्किम थोकरो ड्रूम यह सिक्किम राज्य के पुरुष का वस्त्र होता है। ढूम ढूम यह सिक्किम राज्य की महिला का वस्त्र होता है। ढूम ढूम गुजरात कफानी फरहान यह गुजरात के पुरुषों का वस्त्र है। काजंगरी आवा यह गुजरात की महिलाओं का वस्त्र होता है। बात करेंगे लुइस ब्रेल लुइस ब्रेल फ्रांस के थे। 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। पढ़ाई में बहुत रुचि थी तो यह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीके सोचने लगे और फिर एक तरीका निकला जो बाद में लुइस स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। एक मोटे कागज पर नुकीली चीज से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है। फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। यह ब्रेल लिपि कहलाती है। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ग्रेगर मेंडल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में 1822 में हुआ था। इन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए। मेंडल ने बताया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। चिकने बीज वाले और खुरदरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी यानी अगली पीढ़ी के पौधों में भी बीज या तो चिकने या खुरदरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदरा बन जाता जाए। इसी तरह रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधे के बीज या पीले होते हैं या हरे। पीला और हरा गुण मिलकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाते। मेंडल ने यह भी बताया कि जब बीज का पीला और हरा गुण मिलते हैं तो मटर की अगली पीढ़ी के पौधों में ज़्यादा पीले बीज वाले होते हैं। अल-बरूनी 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम अल-बरूनी जिस देश से आए थे उसका नाम उज़्बेकिस्तान था। अल-बरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, खास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगीं। अल-बरूनी ने उस समय के तालाबों पॉइंट्स के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। अगर इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों के लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं।
इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परे परेशानी नहीं होती। आज इतिहास में पढ़ने वाले लोगों को अल-बरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अल-बरूनी की किताब का नाम किताबुल हिंद है। बछेंद्री पाल बछेंद्री पाल बछेंद्री पाल भारत की पहली विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थीं, जहां वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थीं। तब ये कुल 12 वर्ष की थीं। ये उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकोरी गांव में बड़ी हुई। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी अपनी ट्रेनिंग ली। इनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी। 23 मई को दोपहर के 1:07 पर अपना पहला कदम 8,848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट रखा। इनके साथ एक मेंबर भी गई थी। ये एक साथ कदम नहीं रख पाई क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी। तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा, उसके बाद सिर झुकाया, झंडा फहराया और तस्वीरें ली। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं। पर्वतारोहण माउंटेनियरिंग पर्वतारोहण का एक खेल शौक या पेशा है जिसमें पर्वतों पर चलना, लंबी पदयात्रा या उन पर चढ़ाई आदि शामिल है। चट्टान पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चला जाता है। पर्वतारोहण में होने वाली कठिनाइयाँ: गिरती चट्टानें, गिरती बर्फ, पहाड़ों से गिरना, हिमस्खलन, बर्फ की ढलानें, हिम दरारें और मौसम, ऊंचाई, सौर विकिरण, ज्वालामुखी गतिविधियाँ। पर्वतारोहण में काम आने वाले औजार: ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए, कील वाले जूते होने चाहिए, कुल्हाड़ी होनी चाहिए, नायलॉन की मजबूत रस्सी होनी चाहिए, चाकू, दूरबीन, पोर्टेबल कैंपिंग तंबू होना चाहिए, आइस ग्लासेस, हेलमेट होना चाहिए, मजबूत नायलॉन बेल्ट होनी चाहिए बर्फ तोड़ने के लिए, एक तरह का खास हथौड़ा आइस तोड़ने के लिए होना चाहिए। पर्वतारोहण में एक ग्रुप लीडर की भूमिका: बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना। सबके खाने पीने का इंतजाम देखना। संतोष यादव 20 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कम उम्र की प्रथम महिला हैं। सुनीता विलियम्स ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। ये 360 मीटर दूर स्पेस पर में गई थी। इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद शहर से है। इन्होंने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। जून 1998 में अमेरिकी यात्री अंतरिक्ष एजेंसी नासा में चयन हुआ। 2008 में इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी का क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बनी। सुनीता विलियम्स के अनुभव: स्पेसिस में
स्पेसशिप में। वहाँ एक जगह पर बैठ नहीं पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे। पानी नहीं रुकता था, बुलबुले बनके फ्लॉट करता था। चेहरा या हाथ धोने के लिए बबल पकड़कर बगल पकड़ना पड़ता था और कागज गीला करना पड़ता था। वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। वहाँ टहल नहीं सकते थे और फ्लॉट करने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे चांद पर 1969 में गए थे। भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसीलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं। राकेश शर्मा भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। वह 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयुज T-11 से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट स्पेस स्टेशन सॉल्यूट 7 में बिताने के बाद वह धरती पर लौट आए थे। 1984 में भारत सरकार द्वारा इन्हें अशोक चक्र के से सम्मानित किया गया था और इन्होंने सोवियत रूस के यूरी गागरिन केंद्र में अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। कल्पना चावला ये भारतीय मूल की अमेरिकी यात्री थीं। ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थीं। इनका जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल, हरियाणा में हुआ था। 1988 में कल्पना चावला ने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र से अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की। 1995 में ये नासा की अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई। 19 नवंबर 1997 से उनके पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई, जिसमें वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-87 के 6 सदस्य दल का हिस्सा बनी। इस दौरान 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए। 16 जनवरी 2003 को उन्होंने दूसरे अंतरिक्ष अभियान के लिए अंतरिक्ष यान कोलंबिया STS-107 से उड़ान भरी, जो 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस लौटते समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो गया एवं इसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्री की मृत्यु हो गई थी। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरे परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इनका गांव ठंडा मंडी है, जो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। नौसेना के जहाज में जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। इस पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाएं, देखने वाले तक भी आवाज़ सुने जो मैदान के दूसरी तरफ बैठते हैं। वहीदा प्रिज्म इनमें नाम में जो प्रिज्म जुड़ा है उसका अर्थ होता है ऐसा कांच जो 7 रंग दिखाता है।
कडम बल्लेश्वरी, ये एक वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कडम मल्लेश्वरी थी, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में महिला 69 किलोग्राम वर्ग में ग्रीष्म ओलंपिक 2000 सिडनी में कांस्य पदक जीता था। चमकता सितारा, सूर्यमणि एक चमकता सितारा गर्ल स्टार हैं। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। सूर्यमणि चाहती थीं कि लोग त्योहारों पर उनके अपने गानों को गाएं, उन्हें भूलें ना और अपने पहनावे को चाव से पहने। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ें बनाने की कला बच्चे भी सीखें और अपनी स्कूल की भाषा तो सीखें ही, अपनी कुड़ुक भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़ें। यह सब तोरांग कहते हैं होता है। तोरांग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों के खास किताबों का संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी हैं। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला था। उसने इस जगह का नाम रखा तोरांग। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। कुड़ुक भारत, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश में बोली जाती है। भारत में यह बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल की उरांव जनजाति द्वारा बोली जाती है। इसको उरांव भाषा भी कहते हैं। बिंदेश्वर पाठक, सुलभ अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक हैं। उन्होंने सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन की स्थापना की, जो एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता आंदोलन है। उनके योगदान से लाखों गरीबों के जीवन में सुधार हुआ है, जो मैनुअल मैला ढोने के काम में लगे हुए थे या शौचालय का खर्च नहीं उठा सकते थे। उन्होंने सन 1977 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की। सुलभ इंटरनेशनल मुख्यतः मानव अधिकार, पर्यावरणीय स्वच्छता, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों और शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन आदि क्षेत्रों में कार्य करने वाली एक अग्रणी संस्था है। दांडी यात्रा, दांडी यात्रा सन 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। गांधी जी का कहना था कि जो हमें कुदरत ने दी है, उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद में दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की, इस गलत कानून को तोड़ा। भारत पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ 2933 किलोमीटर चौड़ा है तथा उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर लंबा है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। देश के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तीन तरफ पानी से घिरा होने के कारण भारत द्वीपीय देश कहलाता है। भारत के दो द्वीपीय भी हैं, लक्षद्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 7 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन,
नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं म्यांमार की उत्तरी सीमाएं भारत की सीमाओं से जुड़ी हैं, जबकि श्रीलंका व मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो पड़ोसी द्वीपीय देश हैं।